जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र जीके की बुक, जिसमें से आज का लेक्चर रहेगा इकोनॉमिक्स में। हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी में देख रहे हैं आज का जो लेक्चर है नीति आयोग का गठन, नीति आयोग के विषय में देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में अब तक हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कवर करा चुके हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। इससे पहले पंचवर्षीय योजना को हम लोग देखे हैं। तो आज देखते हैं नीति आयोग का गठन, नीति आयोग के विषय में देखते हैं। तो 1 जनवरी 2015 के संकल्प द्वारा, इसके बाद 16 फरवरी 2015 के संशोधन द्वारा निम्नलिखित रूप से नीति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। इसके अध्यक्ष होंगे भारत के प्रधानमंत्री और नीति आयोग के शासी परिषद होंगे सभी राज्यों एवं विधानमंडल से युक्त संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके अलावा तीसरा पॉइंट होगा विशेष आमंत्रित सदस्य भी इसके हिस्से होंगे, जैसे संबंधित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले दक्ष विशेषज्ञ और कार्यरत व्यक्ति भी इस सदस्य का हिस्सा होंगे। और इसके अलावा पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के अलावा निम्नलिखित होंगे उपाध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा उपाध्यक्ष को। सदस्य होंगे पूर्णकालिक, अंशकालीन सदस्य होंगे अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों तथा अन्य संबद्ध संस्थानों से अधिकतम 2 सदस्य चुने जाएंगे। अंशकालीन सदस्यों की नियुक्ति जो होगी चक्रीय आधार पर होगी। इसके अलावा चौथा पॉइंट है पदेन सदस्य, अधिकतम 4 सदस्य जिनका मनोनयन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में से प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। आवश्यकता के अनुसार सचिवालय और 1 से अधिक राज्य या क्षेत्र पर प्रभाव डालने वाले विशेष मुद्दे और आकस्मिकताओं की स्थिति में क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाएगा। ये एक निर्धारित अवधि के लिए गठित होंगे। प्रधानमंत्री क्षेत्रीय परिषदों के क्या होंगे? संयोजक होंगे और उस क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके सदस्य होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष तथा उनके नामित प्रतिनिधि इसके अध्यक्ष होंगे। अब देखते हैं 5वां पॉइंट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होंगे? भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी जिसकी नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। वर्तमान में नीति आयोग की संरचना देखिए, अध्यक्ष कौन होंगे? नरेंद्र मोदी होंगे, प्रधानमंत्री अभी हैं भारत सरकार के। उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अभिकांत कांत और पूर्णकालिक सदस्य हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र, वीके सारस्वत एंड डॉक्टर वीके पाल। योजना आयोग से तुलना करते हैं। नीति आयोग को योजना आयोग की तुलना में अधिक सहकारी एवं समावेशी माना जा रहा है। योजना आयोग योजना निर्माण हेतु ऊपर से नीचे की ओर दृष्टिकोण के सिद्धांत पर कार्यरत था, जबकि नीति आयोग में नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण कहाँ अपनाया गया है। योजना आयोग मूलतः केंद्र सरकार की एक संस्था थी जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व तो नहीं था। इसके विपरीत नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित थी। इसमें केंद्र एवं राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट पॉइंट में है राज्यों के प्रतिनिधित्व के कारण यह राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्यों का संपादन करने में भी समर्थ है। नीति आयोग में विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों के संदर्भ में क्षेत्रीय परिषद जिससे संबंधित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री उपराज्यपाल सदस्य होंगे के गठन का प्रावधान होगा, जो इसे संघवाद की दृष्टि से और विशिष्ट बनाता है। योजना आयोग जहां आर्थिक वृद्धि दर के लक्ष्यों तथा रणनीति को निश्चित कराता है, वहीं नीति आयोग राज्यों की सलाह से राष्ट्रीय विकास रणनीति का निर्धारण करेगा। नीति आयोग की संरचना जिसमें विशेषज्ञों को स्थान दिया गया है, इसे और दक्ष तथा व्यवहारिक बनाता है। नीति आयोग में योजना आयोग के सलाहकारी तथा पर्यवेक्षण के कार्यों को तो बनाए रखा गया है, परंतु योजना तैयार करने तथा आयोग द्वारा समर्थित योजनाओं के लिए फंड आवंटन के कार्यकारी कार्य को इसे नहीं दिया गया है। अर्थात यह नीति निर्धारण तथा सलाहकारी संस्था है, कार्यकारी संस्थान नहीं है। भारत में निर्धनता के विषय में देखते हैं। निर्धनता भारत में गरीबी या निर्धनता उस स्थिति को कहते हैं
जब किसी व्यक्ति को जीवन की निम्नतम आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र एवं आवास की उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, अर्थात जब मनुष्य अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर पाने की स्थिति में नहीं होता है, तब उसे गरीब की श्रेणी में गिना जाता है। विकासशील देशों के संबंध में पहला वैश्विक गरीबी अनुमान वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में मिलता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में गरीबी को परिभाषित करते हुए कहा गया कि गरीबी क्या है? न्यूनतम जीवन स्तर प्राप्त करने की असमर्थता है। बिल्कुल सही बात है। अर्थात जब न्यूनतम जीवन यापन स्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? गरीबी बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा गरीबी के विषय में। देखिए, सैद्धांतिक रूप से गरीबी की माप करने के लिए रिलेटिव एवं एब्सोल्यूट प्रतिमानों का प्रयोग किया गया है। जैसे सापेक्ष गरीबी क्या होता है देखते हैं। सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। इससे मापने हेतु दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है लॉरेंज वक्र, दूसरा है गिनी गुणांक। देखिए, लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक दोनों ही आय की विषमता की माप से संबंधित हैं। लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने तथा गिनी गुणांक को 1912 में कोरेडो गिनी ने विकसित किया था। लॉरेंज वक्र व्यक्तियों की आय वितरण का रेखा चित्रण है। इसके तहत आय प्राप्तकर्ताओं तथा उनके द्वारा अर्जित आय की कुल आय में संचयी प्रतिशतता के मध्य रेखाचित्र बनाया गया है। बनाया गया लॉरेंज वक्र पूर्ण समता रेखा के जिनके पास होगी आय की विषमता उतने ही कम होगी। पूर्ण समता रेखा देखिए, लॉरेंज वक्र जीरो आयकर्ताओं का प्रतिशत संचयी प्रतिशत है और कुल आय के संचयी प्रतिशत। आप इसको देख लीजिएगा एक बार और। ठीक है, अब देखते हैं गिनी गुणांक क्या है। गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमताओं की मांग की सबसे प्रचलित विधि है। आय की वितरण की विषमता की मांग की, ठीक है, इसको पॉइंट याद रखना। यह लॉरेंज वक्र तथा पूर्व समता रेखा के नीचे का क्षेत्रफल तथा पूर्व समता रेखा के नीचे के कुल क्षेत्रफल के बीच का अनुपात होता है। गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य होता है 1 के बराबर होता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आय के स्तर तथा उसके वितरण के आयाम को जोड़कर आर्थिक कल्याण के माप के लिए विषमता समायोजित प्रति व्यक्ति आय धारणा का विकास किया। अब देखते हैं निरपेक्ष गरीबी क्या होती है। गरीबों को वास्तविक संख्या के आकलन हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं मानदंड का प्रयोग किया जाता है। अर्थात न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? गरीबी की संज्ञा दी गई है। निर्धारित किए गए न्यूनतम उपभोग मापदंड को निर्धरता रेखा कहते हैं। भारत में निर्धनता हेतु निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। भारत में गरीबी निर्धारण के प्रमुख प्रयास हैं। दादाभाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनप्रेटिस रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी के मापन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। दादाभाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी के मापन की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। भारत में गरीबी के माप से संबंधित प्रमुख अर्थशास्त्री कौन है? BM दांडेकर तथा N रथ, BS मिन्हास, PD ओझा, प्रणय वर्धन, SP गुप्ता, सुरेश तेंदुलकर तथा C रंगराजन आदि। ठीक है, भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला आधिकारिक प्रयास जो है योजना आयोग द्वारा जुलाई 1962 में किया गया। 1977 में योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल ने वर्ष 1973 से 1974 को आधार वर्ष मानते हुए पहली बार न्यूनतम भोजन ऊर्जा के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया है। ठीक है, इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र का वह व्यक्ति जो प्रतिदिन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिदिन जो 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र का व्यक्ति जो 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्थ होता है वह क्या है? गरीब है। बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट। और योजना आयोग द्वारा देश में गरीबी के माप के लिए 1989 में प्रोफेसर DT लकड़वाला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसने अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग गरीबी रेखा का सुझाव दिया। लकड़वाला समिति के सुझाव पर ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक अपनाए जाने लगे। देखिए, लकड़वाला समिति ने गरीबी क्षेत्रों के लिए कृषि श्रमिकों हेतु
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे बोलते हैं CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर तथा शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को निर्धारित किया गया। देखिए, आगे चलकर योजना आयोग ने भारत में गरीबी आकलन के लिए 2005 में सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति गठित किया, जिसने रिपोर्ट जो है 2009 में सौंपा। उन्होंने बताया कि खाद्य, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर पारिवारिक व्यय को गरीबी मापन का आधार माना गया है। और इस समिति ने गरीबी मापन की विधि में जिसे बोलते हैं यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, जिसके अंतर्गत 30 दिनों की याददाश्त अवधि रिकॉल पीरियड के भीतर के उपभोग व्यय को लिया जाता है। इनके स्थान पर मिक्स रेफरेंस पीरियड को अपनाया गया। MRP जो MRP है उसका फुल नेम है मिक्स रेफरेंस पीरियड के तहत 5 मद जैसे कपड़ा, जूता, चप्पल, शिक्षा, टिकाऊ वस्तुएं तथा संस्थागत स्वास्थ्य व्यय को 365 दिन की याददाश्त अवधि के लिए, जबकि विशेष मदों को 30 दिन की याददाश्त अवधि के लिए उपभोग व्यय के लिए व्यय के आंकड़े लिए जाते हैं। और इस प्रविधि के प्रयोग द्वारा वर्ष 2011-12 में भारत में 21.9% आबादी गरीबी रेखा के नीचे पाई गई, बहुत ज़्यादा, और ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7%, जबकि शहरों क्षेत्रों में 13.7% आबादी गरीबी रेखा के नीचे पाई गई। देखिए, वर्ष 2012 में योजना आयोग ने गरीबी निर्धारण के लिए सी रंगराजन की अध्यक्षता में समिति गठित किया। 2014 में अपना रिपोर्ट सौंपा। रंगराजन समिति ने बोला कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय से कम उपभोग व्यय वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे माना गया है। मतलब 972 रुपये अगर ग्रामीण क्षेत्रों में है, इससे कम वो उसके पास खर्च होता है या खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, तो समझ लो कि वो क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है। और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपया माना गया है। देखिए, भारत में गरीबी वर्ष 2011-12 की तुलना करते हैं। तेंदुलकर प्रावधि या रंगराजन प्रावधि की तुलनात्मक, ठीक है। भारत में गरीबी परसेंटेज में देखिए, सकल गरीबी है तेंदुलकर प्रविधि के अनुसार 21.9, रंगराजन के अनुसार 29.5, ग्रामीण क्षेत्र में 25.7 और शहरी क्षेत्रों में 13.7। वही रंगराजन में 30.7 है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 26.4 है, ठीक है। और भारत में गरीबी की संख्या की अगर बात किया जाए तो तेंदुलकर समिति में कितना लाख में है, 2697.8 लाख, ठीक है, सकल है। और रंगराजन में 3,0629, ठीक है। देखिए, रुपये के हिसाब से देखा जाए तो तेंदुलकर के हिसाब से देखिए यहाँ पे रंगराजन और तेंदुलकर के हिसाब से 816 रुपये ग्रामीण और 1000 रुपये शहरी, 972 रुपया रंगराजन के हिसाब से ग्रामीण और शहरों के लिए 1407 रुपया। भारत में गरीबी रुपये प्रतिदिन की अगर बात किया जाए तो 27 रुपये माना गया तेंदुलकर समिति के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 33.3 रुपया शहरी क्षेत्रों के लिए एक दिन का माना गया है। भारत में इतने रुपये कम से कम होना चाहिए। और वही अगर रंगराजन समिति की बात करें तो 32 रुपया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, 46.90 रुपया शहरी क्षेत्रों के लिए माना गया है, ठीक है। अब गरीबी निवारण और गरीबी कल्याणकारी योजना को चालू किया गया गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी को उन्मूलन के लिए। तो इसको हम इस योजना को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।